तो फर्स्ट वन में हम देखते हैं दैट दिस कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक। देखिए कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मीन्स इट इज 3d10 4s0 4p0। नाउ डी कंप्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब s और 3p मिक्स होंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 एंड टेट्राहेड्रल। बट क्योंकि D10 कंप्लीटली फिल्ड है सो इट विल बी डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो हो गया सिंपल सा, D10 कॉन्फ़िगरेशन जब भी होगा तब sp3 ही होना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, ये हमें पहले से पता था। अगला देखिए सीसियम CuCl4, दिस इज अ ऑरेंज टेट्राहेड्रल। ऑरेंज टेट्राहेड्रल होता है और होता है ये पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑरेंज टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑरेंज कलर आ रहा है, जो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं आप NH42 वाला, दिस इज अ येलो स्क्वायर प्लानर। नाउ दोनों में CuCl4+2 है, देख पा रहे हैं, बट दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर +2 था, दैट मीन्स वी हैव 3d9 4s0 4p0। नाउ 3d9 1 2 3 4 5, ओके, फिलिंग करें देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, देन देर इज 4s एंड देर इज 4p। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा मिक्स हो जाएगा एंड द हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत किसी को आई होगी। क्लोरीन क्लोरीन के साथ या हैलोजन के साथ कॉपर जुड़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो मैंने बताया था कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, इनमें जब भी हैलोजन के साथ जुड़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, चांसेस हैं कि वो टेट्राहेड्रल होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज अ येलो स्क्वायर प्लानर, दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनेगा, ये एक इंटरेस्टिंग केस है। तो कॉपर अगेन +2 है, दैट मीन्स 3d9 4s0 4p0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 4s0 एंड 4p। बट यहां पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके आगे चली जाती है p ऑर्बिटल में, तो हमें मिल जाता है ओके, और ये 3 और इसमें 1 भरा हुआ है, तो ये वाला जो हमारे पास है ऑर्बिटल और इधर, यानी कि एक d एक s और 2p, सो दिस बिकम्स DsP2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इस वजह से ये हो जाता है स्क्वायर प्लानो। अब सवाल ये है कि कॉपर का +2 का एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में क्यों जंप करके जाएगा, इसको जरूरत क्या है? तो ये सवाल का जवाब तो नहीं पता, लेकिन जब शेप इसका आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको स्क्वायर प्लानर मिलता है, और अगर स्क्वायर प्लानर मिलता है तो इसका मतलब DsP2 होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हो कि कॉपर के साथ तो क्लोरीन लगा हुआ था, कॉपर के साथ क्लोरीन लगा हुआ था तो क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, और कॉपर के साथ जब भी क्लोरीन लगेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो हम टेट्राहेड्रल देखते हैं, इसके ऊपर ही तो देखा, यहां नहीं हो रहा, तो ये एक एक्सेप्शन केस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ऑल्सो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा यहां पे, इन दोनों में जो आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज मोर पैरामैग्नेटिक देन सेकेंड। कारण क्या है कि जो सेकेंड कंपाउंड बनाया है उसके अंदर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि p ऑर्बिटल में है इस वजह से, और फर्स्ट कंपाउंड में
डी ऑर्बिटल में। इस वजह से पैरामैग्नेटिज्म फर्स्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू सेकेंड। तो जो हमने थर्ड कंपाउंड लिखा है यहाँ पे, ये एक एक्सेप्शन की तरह याद रखना होगा कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डी से पी पे जंप करके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा। ओके, इसके आगे देख रहे हैं हम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस किस तरीके से देखना है। सो सीधा सा हिसाब ये है, एक पॉइंट आप ध्यान रखें दैट द स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट is arrangement of ligands may be considered to be derived from octahedral field by removing two trans ligands along z axis, and in the process the EG and E2G sets of orbitals is lifted. That means the orbitals are no longer degenerate. Okay. So let's say, फिर से वही अरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ कि क्यूब के सेंटर पे मैं अपना मेटल मान रहा हूँ। अब इसमें देखिए, अगर आप तो अगर इस तरफ आप बोलते हैं आगे की तरफ दैट दिस इज एक्स एक्सिस, और ये ऊपर की तरफ आप कहते हैं वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ आप कहते हैं जेड एक्सिस। तो जो हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप था उसमें 6 लिगेंड्स का जो अटैक हो रहा था, उसमें से आप 2 लिगेंड्स को हटा दो। कौन से 2 लिगेंड्स को हटा दो? ट्रांसपोजिशन, मतलब अपोजिट साइड वाले। कौन से एक्सिस के अलॉन्ग? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो फिर बचे हुए लिगेंड्स हैं वो किधर किधर से जुड़ रहे हैं। तो एक लिगेंड अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ऐसा अटैक हो रहा था, 1 2 3 4, और एक बाहर से और एक अंदर से 5 और 6। तो मैंने कहा कि आप जेड एक्सिस वालों को अगर हटा देंगे तो अब जो लिगेंड का अप्रोच है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। तो एक इधर से, 2 3, और एक ऊपर से 4। ऑब्वियसली इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास है dx² - y²। तो लिगेंड के सामने जब dx² - y² आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब डीजेनरेट रहने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि dx²/y² की एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो x और y एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास एक और ऑर्बिटल था, वो था डी एक्स वाई किधर था? 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इससे 45 डिग्री बनाता हुआ एज सेंटर के अलॉन्ग हमारे पास था डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई बिल्कुल आमने सामने तो नहीं आया, फिर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो थोड़ी बढ़ेगी। यहाँ पे से अगर लिगेंड अटैक हो रहा है तो ये 45 डिग्री बनाता हुआ है, बट काफी करीब है। डी जेड स्क्वायर से तो काफी करीब है, राइट? डी जेड स्क्वायर तो लिगेंड के आसपास भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल से ही डिराइव्ड स्प्लिटिंग होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और
अच्छा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दो चार चीजें, जैसे कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज along the attack of ligand, and जो डी एक्स वाई है lies in same plane of ligand attack, whereas dz square becomes stable as compared to dx square y square, क्योंकि z एक्सिस के अलॉन्ग तो अटैक ही नहीं हो रहा था, एंड एनर्जी लोअर देन dxy, and dz square becomes a bit stable and its energy becomes lower than dxy। ठीक है, बाकी बचे dyz और dzx, तो उनमें उनमें तो एनर्जी कम हो जाएगी बिकॉज वो अटैक के अलॉन्ग नहीं आ रहे। अभी मैं स्प्लिटिंग सिखाता हूं, नोट कर लेंगे तो आगे बढ़े। तो अब हमारे पास जो 5d ऑर्बिटल्स थे, इनमें स्प्लिटिंग हुई दो पार्ट में। ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने देखा था कि हमारे पास जो दो स्प्लिटिंग आ रही थी वो थी ईजी एंड T2G, ईजी एंड T2G। अब जब स्क्वायर प्लानर है तो फर्दर जो ईजी के अंदर दो ऑर्बिटल्स थे, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे। T2G के अंदर में जो तीन ऑर्बिटल थे, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये भी फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे दो पार्ट में। क्यों? क्योंकि डी एक्स वाई जो है वो उसी प्लेन में है जहां से लिगेंड का अटैक हो रहा है, एक्स वाई प्लेन के अलावा, तो ये भी फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे। तो अब जो ईटी था वो फर्दर स्प्लिट हो गया। किसमें स्प्लिट हो गया? किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम? अभी बताया था मैंने, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ऊपर हो जाएगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ऊपर, और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी नीचे हो गई, कंपेरेटिवली स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया? क्योंकि जेड एक्सिस के अलॉन्ग अटैक नहीं हो रहा था, राइट? तो पहले आप इमेजिन करें ऑक्टाहेड्रल जैसा स्प्लिटिंग था, फिर दो उसमें से हटा दिए, तो अब वो फर्दर स्प्लिट हो गए दो पार्ट में, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब T2G जो थे वो भी फर्दर दो पार्ट में स्प्लिट हो गए। कौन से होंगे वो दो पार्ट? तो हमने देखा कि डी एक्स वाई जो है इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन साथ ही साथ जो डी वाई जेड और डी जेड एक्स है इनकी एनर्जी कम हो गई होगी। ओके, अब लिगैंड जब और करीब आएगा तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, यहां पे कहीं पहुंच जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देन डी जेड स्क्वायर की एनर्जी थोड़ी सी और डिक्रीज हो गई। वाई डिक्रीज? बिकॉज अटैक जो है वो एक्स वाई एक्सिस के, तो एक्स वाई वाले की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ज्यादा तो नहीं हो सकता, बिकॉज इसके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के सामने से ही अटैक हो रहा है। एंड डी वाई जेड डी जेड एक्स की एनर्जी फर्दर डिक्रीज हो गई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स की एनर्जी फर्दर डिक्रीज हो गई। तो जो स्प्लिटिंग आ रही है, देखिए डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स वाई को, इसको आप नाम देते हैं डेल्टा वन। देन दूसरा आएगा, इसको कहेंगे डेल्टा टू, और ये तीसरी स्प्लिटिंग को हम कह रहे हैं डेल्टा थ्री। ओवरऑल जो ये पूरा का पूरा गैप है इसको आप कहते हैं डेल्टा स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर के लिए एसपी लिख दिया। इसी डायग्राम में देखिए, अगर आप दूसरी तरफ टेट्राहेड्रल को भी ड्रॉ कर दो,
अगर टेट्राहेड्रल को भी यहाँ पे ही ड्रॉ करते हैं हम, तो हम देखते थे दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता था, जिसके अंदर में T2G ऊपर और EG नीचे, और जो गैप डेवलप होगा बिटवीन T2G and EG is डेल्टा T. यहां जो गैप डेवलप हो रहा था, दिस इज डेल्टा O for octahedral, delta T for tetrahedral, delta SP for square plano. So this one here is for tetrahedral. So this is the tetrahedral splitting. This EG and T2G is for octahedral. And the last one, that is सबसे ऊपर dx square minus y square, dxy, dz square, then dyz, dzx. This is for square planar. देख पा रहे हैं, स्क्वायर प्लानर में जो एनर्जी गैप है डेल्टा एसपी, वो डेल्टा ओ से काफी बड़ा है। हम ये जानते थे डेल्टा ओ और डेल्टा टी के बीच में रिलेशनशिप, हमने ये देख रखा था दैट डेल्टा ओ विल बी ग्रेटर देन डेल्टा टी और डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। ये रिलेशनशिप निकाल चुका हूं, नोट कर लो, नोट करो। और यहां एनर्जी के लिए हम एक पॉइंट लिख लेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ delta SP has been found larger than delta O because of the reason that dxz and dyz orbitals interact with only two ligands in square planar complex, while in octahedral complex the interaction takes place with four ligands, that is delta SP has been found to be 1.3 डेल्टा O. फाइन, डेल्टा एसपी लार्जर है डेल्टा ओ से बिकॉज देखिए dxz और dyz की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये दो लिगेंड्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल में चार लिगेंड से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये देखने को मिलता है डेल्टा 1 जो है वो ग्रेटर देन डेल्टा 2 आता है, एंड दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा 3, बट समटाइम्स हम ये देखते हैं दैट डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 3 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2, ये भी रिलेशनशिप देखने को मिलता है। डेल्टा SP is equal to delta 1 plus delta 2 plus delta 3, and that is greater than delta O, right? Delta SP equal to 1.3 डेल्टा O, और हमने टेट्राहेड्रल के लिए रिलेशनशिप निकाल रखा था डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। तो अगर हमें रिलेट करना हो स्क्वायर प्लैनर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में, तो सबसे छोटा यहाँ पे देखिए हमें क्लियरली दिखाई देता है कि सबसे छोटा हो जाएगा डेल्टा T, फिर डेल्टा O, और सबसे बड़ा स्प्लिटिंग होगा डेल्टा स्क्वायर प्लैनर के लिए। नोट करो।
समझ में आया ये कम क्यों हुआ? जो डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है, उनकी एनर्जी देखिए और फर्दर डिक्रीज हो गई। इस डिक्रीज का कारण ये है कि पहले डी वाई जेड और डी जेड एक्स 4 ऑर्बिटल से इंटरेक्ट कर रहे थे, अब 2 से कर रहे हैं, तो इंटरेक्ट कम लोगों से कर रहे हैं, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो गैप इंक्रीज हो गया यहाँ पे। नोट कर लिया? तो एक एग्जांपल देखिए, NiCN4 2-, हमें पता करना है NiCN4 2- का what is the shape and hybridization. So we have to find what is the shape and hybridization of NiCN4 2-. So देखो, निकल यहां पे +2 स्टेट में है, क्योंकि निकल +2 स्टेट में है, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8 4s0 and 4p0. Cn- is a strong field ligand. याद है हमें, कार्बन और नाइट्रोजन जहां पे डोनर एटम होंगे वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के लिए की वजह से 3d8 के पास अब हमारे पास देखिए सबसे कम एनर्जी के थे डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, देन डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैं कह रहा हूं कि ये स्क्वायर प्लानर जाएगा। तो फिलिंग कैसे होगी? फिलिंग होगी लोअर ऑर्बिटल्स में पहले, फिर हायर ऑर्बिटल्स में। तो 2 और 2 4 हो गया यहाँ पे, डी जेड स्क्वायर में 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर आता है उसके डी एक्स वाई, इसमें 2 आ जाएंगे, 2 4 6 8 हो गया। डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आया 0, यानी कि जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे, इन 5 डी ऑर्बिटल्स में से 4 डी ऑर्बिटल तो फिल्ड हैं, लेकिन एक डी ऑर्बिटल खाली है। फिर एक एस होगा 3d के आगे, 4s, और फिर होगा 4p। तो अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा DsP2, एंड द कंपाउंड विल बी स्क्वायर प्लानर, DsP2 एंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। नोट करिए, और इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स जो कि स्क्वायर प्लानर को फेवर करेंगे। कर लिया नोट? बढ़िया, आगे। ओके, सो आगे लिखिए, फैक्टर्स फेवरिंग स्क्वायर प्लानर। फर्स्ट, metals, it can be atom or it can be ion with configuration 4d8 and 5d8 always form square planar complex irrespective of nature of ligand। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही काम का पॉइंट है ये। अगर मेटल एटम या आयन पे 4d8 है या 5d8 है, तो फिर इट विल ऑलवेज बी स्क्वायर प्लानर, फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे देखिए कि अगर 3d8 होता तो, अगर 3d8 होता तो 2 पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी sp3 और इट कैन बी dsp2, राइट? sp3 कब? जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, और dsp2 कब? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। लेकिन अगर 4d8 है तो
वो DsP2 ही होगा, चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसी तरीके से अगर 5D8 आता है तो उस केस में भी आप देखेंगे DsP2 होगा, चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया हमें पता करने के लिए, राइट। तो 3D8 का एक एग्जांपल जैसे आपने देखा था, निकल प्लस 2। सो निकल प्लस 2 जब Cl माइनस के साथ जुड़ता है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाएगा NiCl4 2 माइनस। हम ये जानते थे Cl माइनस इज अ वीक लिगेंड, तो ये sp3 हो जाता था। जब निकल को Cn के साथ जोड़ दिया, अभी एग्जांपल किया था हमने NiCN4 2 माइनस, तब हम देखते हैं दिस बिकम्स DsP2 hybridization. Why? Because cyanide ion is a strong field ligand. तो 3D8 के साथ दो पॉसिबिलिटी बनती है, 4D8 और 5D8 होगा अगर, तो फर्क नहीं पड़ता वीक लिगेंड की स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, DsP2 ही होगा। एग्जांपल अभी मैं बता देता हूं एक। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखिए, अगर मैं कहूं मेरे पास है PtCl4 2 माइनस, सो व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन? ऑल्सो एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं PtCN4 2 minus, then PtNH3 4 2 plus. We have to find shape and hybridization. Now clearly याद करिए जरा, तो निकल वाली सीरीज को आप देखिए, तो हमारे पास था निकल, देन निकल के नीचे क्या आता है, निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। तो प्लैटिनम +2 स्टेट में है इधर, एंड वी हैव Cl माइनस विच इज अ वीक लिगेंड। बट सिंस Pt+2 क्या होगा, निकल का आता है 3D, तो पैलेडियम का आएगा 4D और प्लेटिनम का आ जाएगा फिर 5D, तो दिस शुड बी 5D8। तो Cl माइनस एक वीक लिगेंड था, बट 5D8 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से आप देखते हैं कि यहां पे DsP2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, और जो शेप आएगा वो होगा स्क्वायर प्लानर। सेकेंड एग्जाम्पल, Cn माइनस is a strong field ligand, but again Pt+2 है यहाँ पे, तो आगे हमको समझना होगा DsP2 का। PtNH3 2 प्लस, NH3 4, इसमें भी प्लेटिनम +2 है, NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन डोनर एटम है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बट प्लेटिनम +2 है, इस वजह से ये सब के सब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। ऐसे और भी कई सारे हैं जिनमें D8 कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है, जैसे कि नोट कर लीजिए यहां तक, तो दो चार और एग्जांपल इसमें हम लिख लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें रोडियम +1, इरिडियम +1, देन प्लैटिनम +2, पैलेडियम भी तो होगा +2 वाला, देन सिल्वर +3 एंड गोल्ड भी +3 स्टेट में अगर हम ले लें, तो रोडियम +1 में Z आ जाएगा 45, इरिडियम में Z दैट इज एटॉमिक नंबर 77, प्लैटिनम में Z is 78, then palladium Z 46 and Ag+3 Z 47 and gold Z is 79। खैर, काम की बात पे आता हूं। इन मेटल्स को अगर आप देखें तो रोडियम, पैलेडियम एंड सिल्वर, देन उसके नीचे वाली सीरीज में आता है इरिडियम, प्लैटिनम एंड गोल्ड। तो इसके ऊपर क्या था याद कीजिए, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर आएगा यहाँ पे, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, देन निकल के पहले क्या आएगा, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोबाल्ट, राइट। तो रोडियम में अगर +1 स्टेट है, पैलेडियम में अगर +2 है,
एंड सिल्वर में 3 है। तो इन सब में आप देखेंगे, इन तीनों में आप क्या देख पाएंगे, दैट वी हैव 4d8 कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंपाउंड है तो दैट विल बी ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेनर। इरिडियम +1 स्टेट में हो, प्लैटिनम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, गोल्ड थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो यहां आ जाएगा 5d8। इन सारे के सारे केसेस में, इन केसेस में हम देखते हैं वी हैव DsP2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नोट कर लो। देन सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है मेटल एटम और आयन with 3d8 configuration. Example, nickel 2 complex will be square planar only with strong field ligand and tetrahedral with weak ligand। पहले ही बताया मैंने, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ अलग अलग बिहेवियर होगा। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके हम कुछ, नोट कर लिया। एग्जांपल के लिए देखिए, पहला NiCN4 2-। See, nickel is in +2 state and cyanide ion, so this is 3d8 basically। cyanide ion is a strong ligand, तो strong ligand के presence में this becomes DsP2 and DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर। अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछे आपसे तो आप इसको बता सकते हो कि यहाँ पे 3d8 के अंदर में 4 ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होंगे, सिर्फ एक और d ऑर्बिटल खाली है और वो फिर बॉन्डिंग में आ रहा है, सो दिस विल बी डायमैग्नेटिक। ये एग्जांपल कर चुके थे हम लोग, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता दिया। देन सेकेंड एग्जांपल, NiEN2 2+। अब यहां अगर पूछ ले आपसे कि व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, बताओ जरा, तो व्हाट इज द निकल, सो निकल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इन +2। En क्या है, व्हाट इज En, व्हाट इज En, फुल फॉर्म क्या था En का, En इज इथिलीन डाइअमीन, दैट इज NH2 CH2 CH2 NH2। what is the donor atom here, obviously nitrogen is the donor atom। नाइट्रोजन डोनर एटम है तो कैसा लिगेंड होगा, it is a strong ligand। so since it is a strong ligand, so clearly the hybridization is DsP2 डायमैग्नेटिक, और बाकी सारी चीजें तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, राइट। जब 3d8 है तो लिगेंड पहचानना होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ DsP2 होगा, वीक लिगेंड के साथ में sp3 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, NiDmg2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सो अगेन निकेल +2 स्टेट में आ गया, यहाँ पे DMG में नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड DsP2 एंड डायमैग्नेटिक। देन फोर्थ एग्जांपल, PtCl4 2-। बताओ इसमें क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, PtNH3 4 2+, इसके लिए भी बताओ, AgF4-। देन सेवेंथ, rhodium Cl PPH3 thrice।
ऑक्सीडेशन स्टेट 0। NiCr2 PMe2 Me3 ट्वाइस फॉस्फोरस, फिर 3 मिथाइल लगाया, इसको बोलते हैं ट्राइमिथाइल फॉस्फीन। सो प्लैटिनम +2 स्टेट में था, Cl- इज अ वीक लिगैंड, बट क्योंकि ये 5d8 है, राइट, 5d8 है तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको DsP2 होके डायामैग्नेटिक ही होना पड़ेगा। देन अगेन सेम कहानी यहाँ पे, लेकिन ये NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, DsP2 स्क्वायर प्लानर। AgF4- में Ag +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब ये 4d8 है, 4d8 है, इसका मतलब फ्लोरीन इज अ वीक लिगैंड but still it is DsP2 and diamagnetic. Then rhodium is in +1, rhodium +1 में है और 4d8 है, क्लोरीन वीक लिगेंड है बट इट इज DsP2। इसका एक और नाम है, नोट कर लेना, दिस इज ऑल्सो नोन एज विल्किंसन कैटलिस्ट। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, निकेल +2 3d8 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कार्बन डोनर एटम है, देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो DsP2 एंड डायमैग्नेटिक स्क्वायर प्लानर, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास, इस तरीके से हम स्क्वायर प्लानर के लिए स्प्लिटिंग देखेंगे और कौन से कंपाउंड स्क्वायर प्लानर होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये डिसाइड कर लिया। अब एक हम लोग को थोड़ा सा थ्योरी लिखना है। नोट कर लिया इसको, ये एग्जांपल्स थे, खुद से ट्राई करना है आपको, खुद से ट्राई करना है ये सारे एग्जांपल्स आपको, मैंने बस आंसर बताया है आपको, खुद से ट्राई करो और देखो आपसे हो रहा है कि नहीं। वैसे सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, हो जाना चाहिए आपसे। ओके, देन राइट डाउन, थ्योरेटिकल पोर्शन है ये आगे जो मैं बता रहा हूँ, इसको बस नोट करते चलिए आप। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which determine the magnitude of delta, the splitting, the orbital splitting energy are, पहला oxidation state of metal ion। अब इसमें ये जनरली देखने को मिलता है that the higher the ionic charge on central metal ion, greater is the value of डेल्टा। यानी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम देखते हैं कि डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती जाती है। देन दूसरा है पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड वन, नेचर ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन कैसा है, जैसे हमने अभी देखा था कि 3d8 4d8 और 5d8 में, तो जनरली 3d 4d और 5d में ट्रेंड ये है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाती है? बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, गैप इंक्रीज होता जाता है। सो इसके आगे लिखो
going from chromium to molybdenum or cobalt to rhodium, the delta O value increases by 50%. As a consequence of this, the coordination entity have greater tendency to be low spin as compared to first transition series. ओके जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं 3D8 जो था वो टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर दोनों बना सकता है, लेकिन जब आप 4D8 और 5D8 में जाओगे तो आपको देखने को मिलता है कि सिर्फ वहां पे स्क्वायर प्लेनर की पॉसिबिलिटी। वाई? बिकॉज स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत बढ़ गई है, और स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ गई है तो फिर पेयरिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और पेयरिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इस वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल में भी यही चीज देखने को मिलेगी कि 50% के लगभग इंक्रीज हो जाता है जैसे आप 3D से 4D पहुंचते हो। तो क्योंकि गैप बढ़ गया तो अब कोई भी लिगेंड हो, चाहे वीक लिगेंड हो, तो चांसेस हैं कि वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी कि चांसेस है वहां पे दैट दे विल फॉर्म D2sp3 अगर ऑक्टाहेड्रल है तो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहां चांस होगा DsP2 बनने का, यानी कि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, लो स्पिन की टेंडेंसी बढ़ जाती है जब आप ऊपर से नीचे आते हो 3D से 4D, 4D से 5D पे। देन थर्ड पॉइंट, ये बता दिया था मैंने, डेल्टा SP is nearly equal to 1.3 delta O and delta T equal to 4/9 delta O. So कंपेयर कर लें अगर हम तो डेल्टा T then delta O then delta SP. और फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर वीक लिगेंड होगा तो डेल्टा की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब क्या होगा, तब डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये पॉइंट तो पहले ही पता था हम लोगों को, इसके बेसिस पे तो हमने अरेंज किया था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है, वीक लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। तो डेल्टा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? पहला फैक्टर है कि अगर चार्ज ज्यादा है सेंट्रल एटम पे तो डेल्टा की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। आप जब ऊपर से नीचे आते हो तो आपको ये देखने को मिलता है कि डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाती है, और गैप क्योंकि बढ़ता जाता है तो पेयरिंग होने की टेंडेंसी बढ़ती है, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। अगर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर में कंपेयर करें तो ये देखने को मिलता है कि डेल्टा टी सबसे कम होगा, डेल्टा ओ थोड़ा ज्यादा, एंड देन सबसे ज्यादा होगा स्क्वायर प्लैनर के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी। वीक लिगेंड की वजह से डेल्टा कम होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से डेल्टा बढ़ जाता है। ओके, तो ये हो गए, हमने तीनों चीजें पढ़ ली। देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लैनर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कब कौन सा होगा, सीधा सा हिसाब ये है कि 3D8, 4D8, 5D8 ये एक केस हमको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने स्क्वायर प्लैनर में जो पॉइंट लगाए हैं और मैंने जो टेट्राहेड्रल में पॉइंट बताए, इन सबको एक साथ मिला के देखिए। तो जब भी लिगेंड्स का साइज बहुत बड़ा होगा या चार्ज लिगेंड पे होंगे जो रिपेल कर रहे होंगे, तो उस केस में स्क्वायर प्लैनर की जगह टेट्राहेड्रल प्रेफर होगा। जब भी स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि हम 4D और 5D पे चले जाएंगे, तो उसमें चांसेस हैं दैट हमारे को DsP2 मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर जनरली अगर हम स्कैंडियम से लेके आयरन तक देख रहे हैं तो ऑक्सो आयन्स के साथ हमने देखा कि स्क्वायर टेट्राहेड्रल होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक है तो हैलाइड आयन के साथ ये फॉर्म करेंगे टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर उनमें ही
स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाए, जैसे Cn माइनस, जैसे NH3, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर वो DsP2 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 4d8 एंड 5d8 हमेशा स्क्वायर प्लानर बनाते हैं, जबकि 3d8 विल कैन फॉर्म स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो DsP2 की तरफ जाएगा, वीक लिगेंड है तो sp3 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल